यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम इंटरनेट कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं विजिट करी तो प्लेलिस्ट विजिट करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखो, यहाँ पर गूगल, याहू और बिंग ये सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन क्रोम सर्च इंजन नहीं है। प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट इसके साथ आरंभ होना चाहिए, रूट एलिमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों को संबंधित इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है नेटिकेट। XML के अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन की पहचान करें। ऑप्शन सी, XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए होता है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? टेलनेट। निम्न में से कौन सा असत्य है? TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। एक IP पैकेट पहली बार 8 बिट्स जो कि इस प्रकार की जो संख्या है इसके साथ आ गया है। इनमें से कौन सा सही है? रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करना। वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP। इसका फुल फॉर्म सर्च करना। वाईफाई और वाईमैक्स तकनीक के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मतलब कि 1 और 3, पहला और तीसरा। निम्न में से कौन असत्य है? TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ होता है, जो कि गलत है। निम्न में से कौन सा एनिमेशन के संदर्भ में फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? एमेगा। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? देखो, वेव है, MP3 है और माइड है, लेकिन RAR नहीं है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। निम्न में से कौन से XML के संदर्भ में सही कथन है? XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। XLL डेफिनेशन का उपयोग XML के साथ किन्हीं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लिखित करने के लिए किया जाता है। वाईफाई सुरक्षा में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल अधिक उपयोगी है? VPA2। इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। देखो, विंडसर्फ जो इंटरनेट से संबंधित है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से संबंधित है और लैरी पेज गूगल से संबंधित है। FTP में 3 प्रकार के स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस्ड होता है। ट्रांसमिशन मोड्स। SMTP, HTTP, FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कौन सा प्रोटोकॉल लेयर करता है? एप्लीकेशन लेयर करता है। इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। देखो, ये जो डकडकगो है ये किसके लिए यूज़ होगा? यह सर्च इंजन के लिए यहाँ पर सर्च किया जाता है डकडकगो में। यहाँ पर है फायरफॉक्स जो एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है और स्काइपी जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। निम्न में से कौन सा एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है? वोजेर एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 80। लेयर्स तथा प्रोटोकॉल का मिलान करो। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर UDP से संबंधित है, नेटवर्क लेयर ICMP से संबंधित है और एप्लीकेशन लेयर FTP से संबंधित है। ईथरनेट का फिजिकल एड्रेस काम में लेता है जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC पर छपा होता है।
8 बिट्स का। हाइपरलिंक बनाने के लिए सही HTML क्या होता है? ऑप्शन सी, HTTP का पोर्ट नंबर 80। APR का फुल फॉर्म हमने देखा, जो कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। DHTML किस कंपनी के लिए मानकीकृत भाषा नहीं है? ओरेकल के लिए मानकीकृत भाषा नहीं है। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का सही क्रम क्या है? देखो, पहले HTML लिखा जाता है, फिर हेड टैग, फिर टाइटल और फिर बॉडी। ऑप्शन डी। व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्रमाणीकरण क्या कहलाता है? कैप्चा। www डॉक्यूमेंट को बनाने, व्यवस्थित करने और जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? www, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शासी निकाय वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्तरदायी है? W3C। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? क्रोम ब्राउज़र प्रारंभ में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। गलत। गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। नहीं, गलत है। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का क्या उद्देश्य है? विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करना और व्यवस्थित करना ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। सही है। कंप्यूटर की नेटवर्किंग की उत्पत्ति अमेरिकी विभाग DARPA से हुई। DARPA का फुल फॉर्म बताइए। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सफारी एक वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल सही बात है। एप्पल INC द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। EDG एक वेब ब्राउज़र नहीं है, गलत, जबकि वेब ब्राउज़र है। मतलब ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रत्येक वेब पेज को एक URL द्वारा दर्शाया गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए। दिया गया जो URL है इस प्रकार से, इसमें डोमेन का प्रकार पहचानना है। तो ये देखो कैसा है, ये एक संगठन का है। ORG लगा है तो ये एक संगठन का है, ठीक है। डोमेन का प्रकार जो संगठन से संबंधित है। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसको अपडेट करना है, इसे देखना मत आंसर को। गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा विकल्प को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल किया जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा के लिए। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को खोलने या दिखाने या छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ B प्रेस करेंगे। देखो इससे क्या होगा, कीबोर्ड जो शॉर्टकट की है गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट B का इस्तेमाल करते हैं। एक किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक्स या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो देखो, वायरस, ट्रोजन और कुंजी लाकर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण। गलत, ये सारे वायरस हैं। विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि सेकेंड नंबर सही है, पहला गलत है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट को पसंदीदा में मतलब फेवरेट्स में शामिल करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? हम यहाँ पर Ctrl+D का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+D का। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में किसके द्वारा की गई? गूगल सर्च कंपनी की स्थापना यहाँ पर US जो कि लैरी पेज में यहाँ पर संगोई ब्रिन द्वारा की गई, ठीक है। गूगल सर्च कंपनी ने इसकी स्थापना 1998 में की थी। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि टाटा टेली सर्विसेज, टेलीनॉर इंडिया और वीडियोकॉन ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन सर्विस नाउ ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सर्विस नाउ एक क्लाइंट आधारित कंपनी है। इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। और सर्वर पर अपलोड करने का अपलोडिंग कहलाता है।
गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंकित मतलब सबसे दाहिने टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे? शॉर्टकट की Ctrl+9 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम जंप कर देते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है? देखो, सर्च इंजन क्या होगा यहाँ पे डक डक गो एक सर्च इंजन है, और बाकी ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज ये सारे ही क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की लिस्ट अच्छे से याद कर ले। अगर आपको याद नहीं है तो कल वीडियो अपलोड होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको एक ही लाइन में सारे 10 सर्च इंजन और 10 वेब ब्राउज़र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। वायरस, एंटीवायरस की लिस्ट भी आप अच्छे से याद करें। VoIP वॉइस कम्युनिकेशन को प्रेषित करने की तकनीकों का एक समूह है। VoIP का पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वह विशेष प्रोग्राम जो यूज़र्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है, सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, देखो सर्च इंजन गूगल, बिंग्स, याहू, बेडू, यहाँ पर OAL, अस्क, कॉम, एक्साइट, डकडकगो, वोल्फ्रॉम, अल्फ़ा, येंडेक्स, लाइकोज, चाचा.com, archive.org, अल्टाविस्टा, इतने सारे ये सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आएगा वो वेब ब्राउज़र रहेंगे। निम्न में से कौन विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है? URL, इसका फुल फॉर्म आप सर्च करना। निम्न में से कौन ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता? स्पेस पार्ट नहीं है। निम्न में से कौन एक वैलिड ईमेल एड्रेस है? तो याद रखना, ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार होता है। ऑप्शन डी, website.name@website.com। ठीक है, मतलब कि पहले आप उसका नाम लिखोगे, फिर @ लगा के जो वेबसाइट है उसका कमर्शियल नेम लिखोगे डोमेन नेम के साथ। खाली स्थान का 255.255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास बी का। HTML में एक अक्षर का फासला देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कौन सा IDE का हिस्सा है? IDE का हिस्सा यहाँ पर कोड एडिटर विंडो, प्रॉपर्टीज़ विंडो और फॉर्म लेआउट विंडो है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, तो याद रखना प्रॉपर्टी का हिस्सा यहाँ पर जनरल विंडो नहीं है। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लाभ कौन कौन से हैं? तो याद रखना रीडेबिलिटी और स्पीड है। सूचना हाईवे किसे कहेंगे? सूचना हाईवे इंटरनेट को कहा जाता है। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? तो ये ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। वाईफाई नेटवर्क के इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड मतलब कि WEP मतलब कि वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी में एक सुधार है। वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस कहलाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट IDE में निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन लेआउट डिज़ाइन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फॉर्म डिज़ाइनर विंडो कहलाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट ब्राउज़र कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी और उनकी डाटा और कोड के कम्बिनेशन का प्रदर्शित करना ही कहलाता है। HTML का उपयोग करता है भाषा द्वारा निर्धारित निश्चित टैग। IDE का फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर देखा, जो कि होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखना। HTML फॉर्म और X फॉर्म कैसे संबंधित है? X फॉर्म HTML फॉर्म को नई पीढ़ी है, मतलब कि HTML फॉर्म जो X फॉर्म है वो HTML फॉर्म की एक नई पीढ़ी प्रोवाइड करता है। निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की, HTTP की, TCP/IP की फुल फॉर्म आप सर्च करना। JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर JPEG का और ये सारे जितने भी आपने शॉर्टकट देखे इनके आप अच्छे से फुल फॉर्म याद रखना। X फॉर्म 1.0 W3 रिकमेंडेड कब बना? तो ये अक्टूबर 2003 से बना है। MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहलाता है। इसमें से वाइल्ड कार्ड्स कौन से हैं? तो ये सारे वाइल्ड कार्ड हैं। कंटेनर टैग क्या होता है? ये HR और यहाँ पर ऑप्शन C मतलब कि B और I जो लिखा है ये सारे कंटेनर टैग हैं। B से बोल्ड, I से इटैलिक। कौन सा टैग एक नंबर या ऑर्डर सूची बनाता है? तो OL एक ऑर्डर सूची बनाता है, ऑर्डर लिस्ट बनाता है।
इनमें से किसे छोड़कर सभी तकनीक ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने का तरीका है? एनोनिमाइजर्स। भीम ऐप की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? www.bhimupi.org.in। प्रथम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा था? एयरवाइज़र। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? एपिक। निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटस्केप एक पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद दूसरे वेब ब्राउज़र आने लगे व्यापारिक रूप से। यदि आप लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाती, मतलब REL का फुल फॉर्म आप सर्च करें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? यहाँ पर वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान और उस तक पहुँचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? एपिक। एक वैश्विक पता जो एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग करता है। URL। भारत में प्रथम वेब पोर्टल कौन सा था? आज वेब। डिजिटल फ़ोटो और स्कैन इमेज को जो इस प्रकार से जो भी लिखे हैं जैसे एक्सटेंशन के साथ ग्राफिक्स के रूप में टिपिकली स्टोर किया जाता है, न तो वेक्टर न ही बिटमैप होता है। कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा इंटरनेट के स्वचालित कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है? इंटरनेट बोट। निम्न में से कौन सा एक इंजन नहीं है जो कि सर्च इंजन की बात हो रही है? तो विंडो एक सर्च इंजन नहीं है। नंबरों के साथ बुलेट लिस्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए UL। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रकार का संचारण होता है? तो मल्टीकास्टिंग का संचारण होता है। मल्टीकास्टिंग प्रकार का संचारण होता है। निम्न में से कौन सा HTML का वॉइड एलिमेंट नहीं है? तो ये ऑप्शन बी वॉइड एलिमेंट नहीं है। IP एड्रेस जो लिखा है निम्न में से किस क्लास से संबंधित है? ये क्लास 1 से संबंधित है, ध्यान रखना। जोड़ी का मिलान करो। यहाँ पर बोला गया है कि वाइडू जो है, ये वाइडू क्या है? ये वाइडू एक प्रकार का सर्च इंजन है। अब ये पहले का सी कहाँ पर मिल रहा है? बी और डी में। अब देखो अलीबाबा क्या है? तो ये अलीबाबा यहाँ पर एक ऑनलाइन शॉपिंग का सोर्स है। देखो पहले का सी दूसरे का डी, पहले का सी दूसरे का डी, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तीसरे का ए मतलब लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग है, सही बात है, सोशल प्लेटफॉर्म है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो मोजिला फायरफॉक्स ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। अब जो एयरसेल बचा है वो एक प्रकार का ईमेल है, ईमेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? DNS कहलाता है। HTML दस्तावेज की विषय वस्तु का वर्णन करने में प्रयुक्त DTD का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में नापी जाती है? Gbps में मापी जाती है, ठीक है। सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर क्या होगा? देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये एक प्रकार की स्प्रेडशीट है। पहले का तीसरा B और D में आ रहा है। आगे देखो ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक DBMS है, मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर किससे मिल रहा है? ये ऑप्शन बी से। उबंटू क्या है? उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और EBCDIC ये क्या है? तो ये एक प्रकार का बाइनरी कोड सिस्टम है। और टीम वीवर क्या है? टीम वीवर यहाँ पर आएगा रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेब पर जानकारी प्राप्त या फिर पता लगाने में उपयोगकर्ता की सहायता करने वाले विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। कौन सी फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं? जो फील्ड में ईमेल एड्रेस केवल प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि टू फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी प्राप्तकर्ताओं को प्रदर्शित होते हैं, और जो CC और BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस केवल प्राप्तकर्ता को प्रदर्शित होते हैं। एक्सटेंशन वाली फाइलों में स्टोर होता है तथा एक्सटेंशन वाली फाइलों में स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो ये BMP है ना, BMP चित्र एक्सटेंशन वाली फाइलों में स्टोर होता है, और जहाँ पर MP3 एक्सटेंशन वाली फाइलों में ध्वनि स्टोर होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर डिस्क, स्क्वायर और सर्कल का उपयोग किया जाता है। एक URL में शामिल है प्रोटोकॉल,
www अद्वितीय पंजीकृत डोमेन नेम इसमें से सभी शामिल है। वेब पेज का कोड किसका प्रयोग करके लिखा जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। निम्न में से कौन इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने वाले डाटा पैकेट को फिल्टर करता है? तो मालवेयर करता है। देखो HTTP वेब सर्वर है अपाचे, ठीक है। जो टेबल टेक लिखा है इसका एट्रीब्यूट का उपयोग सेल में डाटा तथा सेल की परिसीमाओं के मध्य दूरी को नियंत्रित किया जाता है सेल पेडिंग के द्वारा। मोशन पिक्चर और एनिमेशन एक ऐसा कौन सा स्पेशल इफेक्ट है जो कि एक चित्र को दूसरे में एक बेजोड़ संक्रमण के माध्यम से परिवर्तित करता है? मार्फिंग कहलाता है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने 101 क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन और शेष है जिसको हम कवर करेंगे। हाल ही में ITI TO एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कंप्यूटर 80 नंबर का कवर होगा। अगर आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और जो 25 से 30 वीडियो कंप्लीट हैं इसमें हमने 8000 इम्पोर्टेंट MCQs कवर किए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप इन फ्यूचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी सारी एग्ज़ाम्स को ही कवर कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? देखो, गूगल मीट किया जा सकता है, जूम किया जा सकता है, सिस्को वेबएक्स किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना नहीं किया जा सकता। HTML5 में एट्रीब्यूट ITEMID का मान क्या होता है? ये एक URL है जो एक वेब सर्च इंजन नहीं है। देखो, ये लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब सर्च इंजन यहाँ पर बिंग, गूगल, डक है। आज एक वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें आपको वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आप एक ही बार में पढ़कर उसे याद कर सकते हैं, देखना ना भूलें। क्लाउड डिस्क ड्राइव की तरह व्यवहार करती है जो गूगल या एप्पल के अधीन है तथा फाइल को रिमोट लोकेशन में स्टोर किया जाता है। एक्सेस कर सकते हैं फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को, उपरोक्त सभी। हम क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। जब हम उपयोग करते हैं फेसबुक, जीमेल, नेटफ्लिक्स सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़ तथा वीडियोज़ को निम्न सर्विस के साथ ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स तथा अमेजन क्लाउड ड्राइव, गूगल ड्राइव सभी में कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कार्य करती है उसमें लो मार्जिन तथा आमतौर पर लो रिस्क होती है। क्या कहलाएगी? लो टच कहलाता है। लो टच। निम्न में से वेब सर्वर नहीं है। यहाँ पर APS और JSP एक वेब सर्वर नहीं है। निम्न में से वेब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नहीं है। फर्मवेयर एज ए सर्विस एक सर्विस मॉडल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि IaaS फुल फॉर्म देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये सारे सर्विस मॉडल है। फर्मवेयर एज ए सर्विस मॉडल नहीं है। कौन से प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीक सर्विसेज तथा एप्लीकेशन को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर रन होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग टेक्निक है जिसमें एप्लीकेशन को सामान्य इंटरनेट प्रोटोकॉल्स तथा नेटवर्किंग स्टैंडर्ड द्वारा एक्सेस किया जाता है। कौन से विकल्प को क्लाउड कंप्यूटिंग की भांति माना जा सकता है? हडूप को। जब भी इंटरनेट आकार में बड़ा रूप धारण कर लेता है तो यह डायग्राम के द्वारा व्यक्तिगत फिजिकल सिस्टम को पृथक करना आसान नहीं होता, इसलिए इंटरनेट क्लाउड का रूप धारण कर लेता है जिसे हडूप को क्लाउड माना जा सकता है। VVPAT क्या है? वाटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन के द्वारा फ़ोटोज़ तथा वीडियोज़ को कंप्यूटर पर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए शेयर करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? स्क्रीन मिररिंग कहा जाता है। स्क्रीन मिररिंग ऐप मोबिजेन को ईमेल, गूगल या फेसबुक का उपयोग करके किया जाता है। लॉन्च किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है, साइन इन किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ यह है कि यूनिवर्सल इंटेजिबल इंटरनेट पर ऑफर की जाती है, यह सभी कर सकते हैं। एप्पल्स iCloud, ड्रॉपबॉक्स तथा गूगल ड्राइव सहायता करते हैं इसकी विभिन्न डिवाइसों के मध्य सिंक्रोनाइजेशन की। क्लाउड कंप्यूटिंग
एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन है जो भौतिक रिसोर्स के संयोजन की धारणा पर आधारित है तथा उन्हें वर्चुअल रिसोर्स की भांति यूज़र को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का नया मॉडल होता है जिसको एप्लीकेशन के लिए रिसोर्स उपलब्ध कराना होता है, जैसे कि स्टेजिंग एप्लीकेशन, सर्विस के लिए प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट यूज़र एक्सेस। निम्न में से कौन सा अमेज़न द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? देखो, अमेज़न के द्वारा यहाँ पर AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अमेज़न वेब सर्विस सबसे सफल में से एक क्लाउड आधारित बिजनेस है जो सर्विस की भांति इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करता है तथा आपको अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्चुअल कंप्यूटर रेंट पर भी देती है। मैन्युफैक्चरिंग तथा ड्रोन रोबोट्स, ईमेल पर स्पैम फिल्टर्स, यूट्यूब से गानों का रिकमेंडेशन आदि किनके उदाहरण हैं? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के माध्यम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड कैरेक्टर की साइज़ कितनी होती है? 64 बिट्स होती है। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी हेतु उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी हेतु उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी को वृहद रेंज की IoT एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नेटवर्क की वृहद रेंज जैसे स्टार टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। एक्टिव एक्स कंट्रोल पेंटियम बाइनरी प्रोग्राम है जिन्हें वेब पेज में अंतर्निहित किया जा सकता है। एक्टिव एक्स, देखो एक्टिव एक्स क्या है? ये कंट्रोल पेंटियम एक बाइनरी प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसको हम वेब पेज के माध्यम से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा टच सेंसर फ़ोन में उपयोग किया जा सकता है? कैपेसिटिव टच सेंसर। कैपेसिटिव टच सेंसर को पोर्टेबल डिवाइस जैसे कि सेल फोन्स में यहाँ पर वृहद स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा इंटरफेस है? UART इंटरफेस। फिंगरप्रिंट सेंसर जो UART इंटरफेस है, इसका उपयोग फिंगरप्रिंट डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। इसे 1:1 या 1:n मोड में व्यक्ति की पहचान करने के लिए फिंगर किया गया है। HART का फुल फॉर्म क्या है? हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। इसका आपने फुल फॉर्म देख लिया। ये एक मास्टर और स्लेव प्रोटोकॉल है जिसमें स्लेव डिवाइस केवल तब तक ही बोलती है जब इसे मास्टर द्वारा बोला जाता है। लार्ज डेटा से पहले अज्ञात वैध तथा कार्यवाही योग्य जानकारी को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया है जिससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक तथा स्ट्रेटेजिक यहाँ पर निर्णय लिया जा सकते हैं। डाटा माइनिंग कहलाता है। डाटा माइनिंग लार्ज डेटा से पहले अज्ञात वैध और कार्यवाही योग्य जानकारी को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है। मोबाइल एप्लीकेशन में डाटा का कौन सा वर्गीकरण उपयोग किया जाता है? देखो, प्राइवेट डाटा, पब्लिक डाटा और शेयर डाटा। Win32 में कौन से फंक्शन का उपयोग विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है? विन मेन का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से जुड़े जोखिम कारकों की पहचान कीजिए। देखो, क्रेडिट कार्ड का छलपूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भेजना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का रिमोट स्टोरेज करना, उपरोक्त सभी से हम यहाँ पर खतरा उठा सकते हैं। हमें जोखिम जानकारी की पहचान मिल सकती है। इकोसिस्टम किसका एक फ्रेमवर्क है? इकोसिस्टम इंटरनेट मार्केट बनाने का एक फ्रेमवर्क है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उपयुक्त है? विंडोज़ 2000। IoT में WOT का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगिता तथा अंतःक्रियाशीलता में सुधार करना। इसका काम डिज़ाइन करने में फ़ायदेमंद है। EDI के लिए डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड को बड़े बिजनेस हाउस द्वारा 1970 में विकसित किया गया था। तब यह निम्न में से किसका स्टैंडर्ड रहा? ANSI का। IoT में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? स्मार्ट मीटर। सीरी और अलेक्सा क्या है? ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो एप्पल के फ़ोन्स में हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी IoT डिवाइस नहीं है? इनमें से कोई IoT की डिवाइस नहीं है, मतलब 1, 2, 3 ये सब IoT की डिवाइस हैं। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्वाइट टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। TCP/IP प्रोटोकॉल पर रन होता है ये प्रोटोकॉल।
निम्न में से किस प्रकार का IoT डिवाइस डाटा से जुड़ी होती है? क्लाउड के माध्यम से। निम्न में से कौन से IoT नेटवर्क की रेंज छोटी होती है? शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। IT सेक्टर से बिलोंग करता है। निम्न में से किस लैंग्वेज पर GSN कार्य करता है? जावा पर कार्य करता है। LPWAN का फुल फॉर्म यहाँ पर लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है। निम्न में से किसे फ्रंट एंड का उदाहरण माना जाता है? वेब ब्राउज़र को फ्रंट एंड का उदाहरण माना जाता है। GSN की तरह कौन सी लैंग्वेज कार्य करती है? जावा। निम्न पर किस यूटिलिटी कंप्यूटिंग आधारित है? पे पर यूज़ मॉडल। निम्न में से कौन सा एडिटर का कार्य करता है? रिप्लेस एक एडिटर का भी कार्य करता है। देखिए, इंटरनेट से संबंधित हमने 146 इम्पोर्टेंट MCQs कवर कर लिए। अगर आप ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी लगभग 10-12 दिनों के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। 9 सेट अपलोड किए हैं। मैथ्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो हमने मैथ्स के 10 वीडियो बनाए उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर लो। 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। रीजनिंग बेसिक आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद MPGK और नॉर्मल जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे कवर होंगे। तो वो 1000 क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना। साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको जितने यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहे हैं, लगभग इससे दुगने क्वेश्चन आपको PDF में मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं तो हम यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल को फ़िल्टर करता है। एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल को फ़िल्टर करता है। असममितीय की को क्या कहेंगे? पब्लिक की कहा जाता है। सममिति की का प्रयोग करते हुए प्रमाणीकरण में यदि 10 लोगों को संवाद करने की ज़रूरत हो तो हमें की ज़रूरत होगी, 45 की ज़रूरत होगी। ऐसे कंट्रोल्स जिनका उद्देश्य हमलों को टालना है, डिपेंडेबिलिटी इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसके अनुरूप होते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस के अनुरूप होते हैं। पब्लिक की एन्क्रिप्शन में यदि ए इनक्रिप्टेड मैसेज को भेजना चाहता है तो ए बी की पब्लिक की का उपयोग करके मैसेज इनक्रिप्ट करेगा। निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर क्राइम का प्रकार नहीं है? क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक। साइफर स्वीट पैरामीटर में प्रयुक्त की एक्सचेंज एल्गोरिदम कौन सा है? RSA, इफेमरल, फिक्स्ड, ये सारे यहाँ पर साइफर स्वीट पैरामीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी हायर लेवल SSL प्रोटोकॉल नहीं है? अलार्म प्रोटोकॉल हायर लेवल SSL प्रोटोकॉल नहीं है। निम्न में से कौन सा सेशन स्टेट पैरामीटर नहीं है? तो यहाँ पर सर्वर राइट की सेशन स्टेट पैरामीटर नहीं है। निम्न में से कौन सा सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ IDS उपयोग करने के दौरान जनित होता है? परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। एक डिवाइस जो सीक्रेट रूप से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से डेटा को कलेक्ट करती है, कार्ड स्कीमर कहलाता है। बॉटनेट का उपयोग किस हेतु किया जाएगा? DDoS परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर अपराधों को उजागर करने के लिए लेखा परीक्षकों की अक्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार है? निषेधात्मक रूप से महंगी लेखा परीक्षा प्रतिक्रियाओं में कंप्यूटर फ्रॉड का पता लगाने के लिए आवश्यक है। DDES क्या है? ये एक्सीलेंट सिक्योरिटी की गारंटी है। IT एक्ट की धारा इसके तहत 2 लाख तक जुर्माना और कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने पर 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। 65 एक्ट की धारा IT एक्ट की धारा 65 के तहत 2 लाख तक जुर्माना और कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने पर 2 साल की कैद का प्रावधान है। IT एक्ट की धारा यहाँ पर 66C में 1 लाख तक का जुर्माना और पासवर्ड के दुरुपयोग के लिए 3 साल तक का कारावास का प्रावधान है। याद रखना, 66C में 1 लाख तक का जुर्माना और पासवर्ड के दुरुपयोग के लिए 3 साल तक का कारावास प्रावधान है।
आईटी एक्ट की धारा 66E में 2 लाख का जुर्माना और किसी अन्य की निजी छवियों को प्रकाशित करने के लिए 3 साल की कारावास का प्रावधान है। आईटी एक्ट की धारा यहाँ पर 66F साइबर आतंक के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। आईटी अधिनियम की धारा 67A में 1 लाख तक का जुर्माना और यौन सामग्री प्रकाशित करने के लिए 7 साल तक का कारावास की सजा का प्रावधान है। LDAP का फुल फॉर्म क्या है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। मलिशियस सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों जैसे कि वायरस, वर्म और ट्रोजन को क्या कहा जाता है? मालवेयर कहा जाता है, मालवेयर। आईटी अधिनियम की धारा 67A में 1 लाख तक का जुर्माना और यौन सामग्री प्रकाशित करने के लिए 7 साल तक का कारावास सजा प्रावधान किया गया है। किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मालवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा कमजोरियों को फ़ायदा उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बैकडोर। सूचना नियमों के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 69(2) के तहत आते हैं। ऑनलाइन हमलों, डिलीट, मालवेयर से डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाएगा? साइबर सुरक्षा कहा जाता है। साइबर क्राइम को 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक, कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है और जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में होता है। भारतीय संसद ने आईटी अधिनियम कब पारित किया था? सन 2000 को पारित किया था। अनाधिकृत पहुंच से सूचना और डेटा की सुरक्षा को क्या कहेंगे? सूचना सुरक्षा कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? सुरक्षा डेटिंग कहलाता है। कई नेटवर्किंग सर्विस के लिए एक्सेस का सिंगल पॉइंट क्या कहलाएगा? डायरेक्टरी सर्विस कहलाएगा। निम्न में से किस प्रकार का अटैक मतलब हमला अटैकर्स को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सूचना सुरक्षा के तहत CIA का फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। किस अपराध में कम उम्र के व्यक्तियों का यौन शोषण करने वाली सामग्री बनाने, वितरित करने या एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग शामिल है? बाल पोर्नोग्राफी कहलाता है। कई नेटवर्क सर्विस के लिए एक्सेस का एक सिंगल पॉइंट क्या कहलाएगा? यहाँ पर डायरेक्टरी सर्विस कहलाता है। ठीक है। वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन जैसे विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए एक सामूहिक शब्द क्या है जिसका निर्माण अपराधी, वाणिज्यिक और भंजक उद्देश्य के साथ किया जाता है? मालवेयर कहलाता है, मालवेयर। कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत नियंत्रण या एक्सेस और डेटा को नष्ट करने को क्या कहा जाएगा? हैकिंग कहलाता है, हैकिंग। कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती है? साइबर आतंकवाद। सभी फाइलों या नेटवर्क तत्वों के माध्यम से कुछ असामान्य का पता लगाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? स्कैनिंग। निम्नलिखित में से सभी सिर्फ को छोड़कर एक वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता खबरों के उदाहरण है? स्पैम। अति संवेदनशील सूचना को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास में फिशिंग अटैक किस प्रकार सम्मिलित होता है? कपटपूर्ण ईमेल भेजना। फायरवॉल द्वारा क्या प्रतिबंधित होता है? बाहरी दुनिया से अविश्वसनीय दुतरफा संप्रेषण, लॉगिन। निम्न में से किसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का नाम से भी जाना जाता है? एथिकल हैकिंग के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर यूज़र की एक्टिविटी की निगरानी करना और उस सूचना को बैकग्राउंड में किसी और को ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है, स्पाईवेयर। वायरस होते हैं। वायरस मानव के द्वारा बनाए गए मानव निर्मित वायरस होते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था सन 2000 को। वर्चुअलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सर्वर, डेस्कटॉप, प्रचालन प्रणाली, फाइल स्टोरेज या नेटवर्क जैसे वर्चुअल साधन का निर्माण करना। कौन सी हैकिंग पद्धति किसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वास्तविक वेबसाइट का जाली पेज भेजने का उपयोग करती है? फिशिंग अटैक कहलाता है। आईटी एक्ट 2000 में असली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन एवं संचरण के लिए दंड का क्या प्रावधान है?
3 साल तक जेल और 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड। याद रखना, देखो इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमें सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा, समझना ही नहीं है। इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ याद ही रखना पड़ेगा। सूचना सुरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना को सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए निम्न में से किसका सुरक्षित रहना आवश्यक है? स्थिरता, गुप्तता और उपयोगिता, उपरोक्त सभी का होना आवश्यक है। फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हैकिंग पद्धति किसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वास्तविक वेबसाइट का जाली पेज भेजने का उपयोग करती है? फिशिंग अटैक कहलाता है। सुरक्षा की कौन सी पहली रेखा किसी हमले के विरुद्ध साइबर सुरक्षा में निजी नेटवर्क और सार्वजनिक नेटवर्क के बीच अवरोध के रूप में काम करती है? फायरवॉल कहलाता है। फायरवॉल। कंप्यूटर फाइल की जांच करना कठिन क्यों है? क्योंकि अपराधी अपना नकली पता बना सकते हैं। सूचना सुरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना को सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए निम्न में से सभी को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। एकरूपता की पहचान के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सीमा, जगह, आईडी के अद्वितीय और उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन निम्न तुल्यता के कार्य को बनाता है? ऑडिट ट्रेल। निम्न में से इसे छोड़कर से सभी रियल सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी के उदाहरण हैं। हैकर। आईटी एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र को कानूनी मान्यता दिलाना। थ्रेट का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? उनके प्रकार और उनके उद्गम के आधार पर। निम्न में से कौन ऊंची तुल्यता के कार्य को बनाता है? लॉग। कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहित आंकड़ों का चुराना तथा उस सूचना का अपने प्रतिद्वंदियों। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहित आंकड़ों को चुराना तथा उस सूचना का अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर अपराधों से निपटने के तरीके कौन से अधिनियम प्रदान करती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रकार है 3। ईमेल के माध्यम से ऐसी जानकारी भेजना जिससे मानहानि होती है, आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? धारा 499। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं हथियारों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त। सॉफ्टवेयर सुरक्षा जीवन चक्र में कितने फेज़ हैं? 6 फेज़ हैं। 6। आईटी एक्ट 2000 का कौन सा अध्याय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता का विवरण देता है? 3। आईटी एक्ट 2000 का कौन सा अध्याय साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का विवरण देता है? 10वां। किसी व्यक्ति के कंप्यूटर से सूचनाएं चुराने का अपराध आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से असली सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण करने का किस सज़ा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से असली सामग्री का प्रकाशन प्रसारण करने पर किस सज़ा का प्रावधान है? 5 साल कारावास और 1 लाख जुर्माना या फिर 10 साल कारावास 2 लाख जुर्माना। इनपुट आउटपुट से संबंधित आवश्यकताएं किस प्रकार की है? फंक्शनल आवश्यकताएं हैं। सुरक्षा डिज़ाइन फेज में आवश्यकता होती है। डाटा फ्लो डायग्राम। सबसे अंत में सुरक्षा सॉफ्टवेयर जीवन चक्र में किस फेज का प्रयोग करते हैं? डिप्लॉयमेंट का। आईपीसी धारा 43 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? 1 करोड़ का। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर कोई ऐसी सूचना भेजता है जो कि खतरनाक हो तो उस पर अपराध के तौर पर कौन सी धारा लग सकती है? धारा 66A। किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर, पासवर्ड तथा अन्य निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करने पर अधिकतम कितने समय के कारावास का प्रावधान है? 3 साल का। सबसे अंत में सुरक्षा सॉफ्टवेयर जीवन चक्र में किस फेज का प्रयोग होता है? डिप्लॉयमेंट। अकाउंटेबिलिटी किसकी सहायता से प्रदान की जाती है? लॉग और ऑडिट ट्रेल की सहायता से। डायरेक्टरी सेवाओं के प्रकार नेटवर्किंग, एप्लीकेशन और मेटा उपरोक्त सभी है। निम्न में से साइबर अपराध नहीं है। ऑडिट एक प्रकार का साइबर अपराध नहीं है। यदि किसी संवेदनशील सूचना को मिटाया जाए या इसे अगम्य बना दिया जाए तो यह किसकी क्षति कहलाएगा? उपलब्धता की क्षति कहलाता है। देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से संबंधित है। अगर आपको इस टॉपिक से और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज चाहिए तो आप पीडीएफ के माध्यम से खरीद सकते हैं, जिसका बहुत ही लो कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना इतने कंटेंट से भी आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। ये कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको एक टॉपिक बनाया गया है क्योंकि कभी न कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगर
आप हाल ही में IIT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ के हर टॉपिक को अच्छे से कवर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाना। आपको यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड कंटेंट मिलेगा जो एग्ज़ाम्स में पूछा गया। इन 8000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पेड क्लास में ही देखने को मिलेगा और इसी क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाया जाता है, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से फ्री मिल रहा है। देखिए, ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा नया है तो हम इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है? क्लाउड कंप्यूटिंग की जनक JCR लिक्लीडर है। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है? क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन एडोबी, पाइपाल, गूगल जी सूट, ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग एक अवधारणा है जिसमें भौतिक संसाधनों को पूल करना और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में पेश करना शामिल है। वर्चुअल। निम्नलिखित में कौन क्लाउड कमांड्स में वास्तविक समय में प्रमुख क्लाउड आधारित सेवाओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है? क्लाउड सेंसर। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्रयकर्ता, उपयोगकर्ता या अंतर्पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना, आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। प्रयोक्ता अपनी चाल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल, ये सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप हैं। ये तीनों सही है, 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कमांड्स में वास्तविक समय में प्रमुख क्लाउड आधारित सेवाओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है? क्लाउड सेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में चिंता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी होना ही चाहिए, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की चिंता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास ढांचे और नियंत्रण प्रदान करता है? PaaS। अब ये जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं 1, 2, 3, इन सभी का आप फुल फॉर्म सर्च करेंगे। किस मॉडल में विशेष प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें उपयोगकर्ता क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं? सर्विस। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। उस तकनीक को क्या कहेंगे जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करता है और उसमें लोग परस्पर अंतर्क्रिया भी करने लगते हैं? आभासी वास्तविकता। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण के रूप में जाना जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है, भौतिक मशीन और आभासी मशीन। निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किस एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किस संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और स्वचालित किया जा सकता है? निजी क्लाउड कहलाता है। कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ता को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कंप्यूटिंग एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये सारे फुल फॉर्म हैं जो हमने यहाँ पर इनके देखे। ठीक है, आप मैच कर लेना। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से कौन लाभान्वित होते हैं? क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल, ये सारे लाभान्वित होते हैं। एप्लीकेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कार्य करती है, इनमें लो मार्जिन तथा आमतौर पर लो रिस्क होती है, क्या कहलाएगी? लो टच कहलाता है, लो टच। निम्न में से वैध क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है। देखो, FaaS, ये फर्मवेयर एज ए सर्विस एक प्रकार से कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS का फुल फॉर्म, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस,
PaaS का फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS का फुल फॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है कि यह एक यूनिवर्सल इंटरनेट पर ऑफर की जाने वाली इंटेंजिबल, ये सभी एक इसका एग्जाम्पल या इसका सिनोनिम्स कहला सकता है। एप्पल्स आई क्लाउड, ड्रॉपबॉक्स तथा गूगल ड्राइव सहायता करते हैं विभिन्न डिवाइसों के मध्य सिंक्रोनाइजेशन। निम्न में से किस प्रकार का क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठन के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है? सामुदायिक क्लाउड। निम्न में से कौन सा क्लाउड परिनियोजन एक तृतीय पक्ष क्लाउड सेवा प्रदान के स्वामित्व और संचालन होता है, जो इंटरनेट पर सर्वर और स्टोरेज जैसे अपने कंप्यूटिंग संसाधनों को वितरित करता है? पब्लिक क्लाउड कहलाता है। निम्न में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता? एक सेवा के रूप में आर्किटेक्चर। क्लाउड डिस्क ड्राइव की तरह व्यवहार करती है, जो गूगल या एप्पल के अधीन है तथा फाइल को रिमोट लोकेशन में स्टोर करता है, एक्सेस कर सकता है। फ़ोटोज़ को भी, डॉक्यूमेंट्स को भी और वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकता है उपरोक्त से भी। हम क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। जब हम उपयोग करते हैं तब फेसबुक, जीमेल, नेटफ्लिक्स इन सब का उपयोग होता है, जो हमें प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि कंप्यूटर सेवा, इंटरनेट सेवा, ये सब हम बोल सकते हैं। कौन से प्रकार की कंप्यूटिंग टेक्निक, सर्विसेज तथा एप्लीकेशन को संदर्भित करती है, जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर रन होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग। सॉफ्टवेयर मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन जो भौतिक रिसोर्स के संयोजन की धारणा पर आधारित है तथा उन्हें रिसोर्स की भांति यूज़र को प्रदर्शित किया जाता है। देखो, ये है वर्चुअल, जो कि रिसोर्स के संयोजन के धारणा पर आधारित है तथा उन्हें यहाँ पर वर्चुअल रिसोर्स की भांति यूज़र को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का फुल फॉर्म क्या है, जो अभी हमने देखा। P का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, याद रखना है ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट एजूर एक इस प्रकार की कंप्यूटिंग सेवा है। माइक्रोसॉफ्ट अजर एक प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। एक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जो उपयोगकर्ता को एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई प्रशासनिक डोमेन को से कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रिड कंप्यूटिंग कहेंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग। ऐसी कौन सी कंप्यूटिंग है जो एक इंटरनेट आधारित समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां हम एक दूसरे नेटवर्क में आसानी से जा सकते हैं, ये क्लाउड एरिया कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। इंटरनेट प्रोवाइडर, जिस प्रकार से हम इंटरनेट सर्वर पर रन करते हैं, वो कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम फिर से 21 देख रहे हैं। कौन से प्रकार की कंप्यूटिंग टेक्निक, सर्विसेज तथा एप्लीकेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन है जो भौतिक रिसोर्स के संयोजन की धारणा पर आधारित है तथा उन्हें वर्चुअल रिसोर्स की भांति यूज़र को प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से कौन सा अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? AWS एक प्रकार का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। निम्न में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड स्टोरेज सेवा है? वन ड्राइव। कौन सी कंप्यूटिंग मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक नेटवर्क आधारित समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं? पर्सनल क्लाउड स्टोरेज को किस नाम से जाना जाता है? प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। देखो, पर्सनल मतलब कि प्राइवेट, स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज। ठीक है। प्रोग्रामिंग इन पाइथन मतलब पाइथन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। PDF के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं, जो एक मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। किसने पाइथन लैंग्वेज को विकसित किया? तो याद रखना, गाइडो वॉन रोसम ने पाइथन लैंग्वेज को विकसित किया। गाइडो वॉन रोसम। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन सा मॉड्यूल कमांड लाइन से प्राप्त ऑप्शन की व्याख्या करता है? गेट OPT। गेट OPT किस भाषा में पाइथन लिखी गई? याद रखना कि पाइथन C भाषा में लिखी गई है ना, इसलिए इसको C पाइथन भी कहा जाता है। C पाइथन। निम्न में से
कौन पाइथन में पैकेज को डिफ़ाइन करती है? तो याद रखना, पाइथन मॉड्यूल्स का सेट यहाँ पर पाइथन पैकेज को डिफ़ाइन करता है। पाइथन में कोड के ब्लॉक को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हम इंडेंटेशन यूज़ करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें पहले आती नहीं है और बेवजह हम कितनी प्रोग्रामिंग्स यहाँ पर याद करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में न्यू प्रोग्रामिंग्स बनाते हैं। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, जो पाइथन है इंडेंटेशन का उपयोग करके कोड के ब्लॉक को डिफ़ाइन करती है। इंडेंटेशन साधारण स्पेस या टेप से हैं जिन्हें इंडिकेटर की भांति उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि इंडेंट कोड चाइल्ड का पार्ट होता है, जिसे कर्ली ब्रेसेस के रूप में जाना जाता है। C++, जावा में उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में फंक्शन का उपयोग है? फंक्शन प्रोग्राम के पुनः उपयोगी टुकड़े होते हैं। फंक्शन के रीयूजेबल पीस होते हैं। यह स्टेटमेंट के ब्लॉक के नाम पर देने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं तथा विशिष्ट नाम का उपयोग करके ब्लॉक को रन करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यह उपक्रम आपके प्रोग्राम में कहीं भी तथा कितनी भी संख्या में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल के लिए सही है? तो याद रखना, पाइथन फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होता है .py होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। पाइथन फाइल के लिए सही एक्सटेंशन .py है। कमांड लाइन से प्राप्त आर्ग्यूमेंट्स को कहाँ स्टोर किया जाता है? sys.argv में स्टोर किया जाता है। कौन से वर्ष में पाइथन लैंग्वेज का विकास हुआ? तो सन 1990 में पाइथन लैंग्वेज का विकास हुआ। sys.argv0 में कौन सी वैल्यू स्टोर की जाती है? प्रोग्राम का नाम लिखा जाता है। देख लो, ये फॉर्मेट याद रखना, sys.argv0। इस प्रकार जो 0 लिखा है यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पाइथन में वेरिएबल के संदर्भ में वैध नहीं है? देखो, वेरिएबल नेम अल्फ़ाबेट्स के साथ शुरू हो सकता है, सही है। वेरिएबल नेम अंडरस्कोर के साथ शुरू हो सकता है, सही है। लेकिन वेरिएबल नेम नंबर के साथ कभी शुरू नहीं होगा। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंबर के साथ कभी शुरू नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है? तो VAL पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स उपस्थित होते हैं? 33 उपस्थित होते हैं, 33। पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स प्रोग्राम हेतु रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जिनका उपयोग सिंटेक्स तथा स्ट्रक्चर को परिभाषित करने में किया जाता है। आप कीवर्ड्स को फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम तथा अन्य आइडेंटिफायर की भांति उपयोग नहीं कर सकते। रीड लाइन्स मेथड रिटर्न क्या कहलाता है? रीड लाइन्स मेथड रिटर्न लिस्ट कहलाता है, लिस्ट। पाइथन में आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? पाइथन में आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई कितनी भी हो सकती है, कोई डिफाइन नहीं किया गया। अब ये इसका आउटपुट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन हमें स्किप करना है फिलहाल यहाँ पर। देखो, इसका आउटपुट ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन 22 देखो, पाइथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सही है? ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ड एंटिटीज़ है, जबकि क्लास रियल नहीं है। पाइथन में सभी कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन में ट्रू, फॉल्स, नॉन कैपिटलाइज होते हैं। मतलब कि ये जितने भी वर्ड हैं स्टार्टिंग के, इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, जबकि अन्य लोअर केस में होते हैं। मतलब बाकी सब लोअर केस में होते हैं, सिर्फ यही कैपिटल होते हैं फर्स्ट लेटर। कौन से सिंबल का उपयोग अपेंड मोड में किया जाता है? अपेंड मोड में यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, अपेंड मोड का स्पेलिंग भी ए से स्टार्ट होता है, तो ए याद रखना आपने। निम्न में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर तथा लोकल्स फंक्शन के द्वारा रिटर्न होता है? डिक्शनरी। निम्न में से कौन सा कोर डाटा टाइप नहीं है? क्लास।
कौन से सिंबल का उपयोग अपेंड मोड में होता है? ए। दिए गए पाइथन कोड प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो 2। देख लो आप अगर रट सको तो। निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन जब पाइथन में सम्मिलित किया जाता है तो कार्सन को सम्मिलित करता है? 7.9 स्टार 6.3। किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को पाइथन सपोर्ट करेगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड, फंक्शनल, ये सारी प्रोग्रामिंग को पाइथन सपोर्ट करता है। पाइथन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित करने का सही सिंटेक्स बताइए। इस टाइप से रहेगा, DEF मतलब डिफाइंड फंक्शन, अंडरस्कोर, नेम और ब्रैकेट में लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा पाइथन में बिल्ड इन डाटा स्ट्रक्चर नहीं है? तो लिस्ट है, टपल है, सेट है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा फंक्शन पाइथन में फाइल को ओपन करता है? ओपन। निम्न पाइथन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? बी। पाइथन में स्ट्रिंग क्या कहलाता है? स्ट्रिंग स्थिर होता है। कौन सा फंक्शन यहाँ पर 5 कैरेक्टर रीड करेगा? f.read 5। पाइथन में फाइल को बाइट्स सीक्वेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है। मॉड्यूल का उपयोग पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को रियलाइज्ड तथा डीसीरियलाइज करने में किया जाएगा। पिकल। नीचे दिए गए डेटा प्रकार में पाइथन किसका समर्थन नहीं करता है? स्लाइड्स का समर्थन नहीं करता है। कौन सा फीचर पाइथन के साथ मैच नहीं होता? कंपाइल मैच नहीं होता, मतलब कि ओपन सोर्स, इंटरप्रिटेड और हाई लेवल ये सारे पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पाइथन में स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है? len ये फंक्शन नहीं है। पाइथन में लिस्ट किसके साथ प्रदर्शित की जाती है? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रदर्शित की जाती है। देखो, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है और इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। नीचे दिए गए डेटा प्रकार में से पाइथन किसका समर्थन नहीं करता? स्लाइड्स का समर्थन नहीं करता। इनमें से कौन सा फ्रॉड डिवीज़न है? ऑप्शन बी, डबल स्लैश। व्यंजक 22% 3 का उत्तर क्या होगा? 1। यहाँ पर सी। अगर ये समझ सको तो आप समझ लेना, बहुत अच्छी बात है। ये जो लिखा है ये सही ऑपरेटर कौन सा होगा? x स्टार y बोल सकते हैं आप। इनमें से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है? क्लास एक कोर डेटा टाइप नहीं है। लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरी है, जो अभी हमने ऊपर देखा। कीज़ और वैल्यूज़ के जोड़े के रूप में स्टोर करने वाला मुख्य डाटा टाइप क्या है? डिक्शनरी। यहाँ पर जो पाइथन लिखा है इसका आउटपुट ऑप्शन ए। पाइथन में एक लिस्ट को दूसरी में कॉपी करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इस प्रकार से ऑप्शन सी। यहाँ पर ये किस प्रकार होगा? x = 25। ये भी आप देख लो, ये भी देख सकते हो तो देख लो। पाइथन में आइडेंटिफायर में मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? यह किसी भी की लेंथ का हो सकता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। खाली सेट बनाने के लिए निम्न में से किस कथन का उपयोग किया जाएगा? सेट और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं रहेगा, इस प्रकार से। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर लिस्ट म्यूटेबल है तथा टपल इम्यूटेबल है, ये याद रखना। मानिए एक लिस्ट है जिसका नाम ARR है, जिसमें 5 एलिमेंट्स है। लिस्ट सेकंड एलिमेंट प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम? ARR और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा जाएगा। मानिए लिस्ट 5 में 5 एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट को किस प्रकार लिखेंगे? तो ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा पाइथन में वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है? 5VR हमने सबसे पहला ही देखा था क्वेश्चन कि किसी भी पाइथन में वेरिएबल नेम का नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से कभी नहीं होगा। निम्न में से कौन सा लूप पाइथन में उपलब्ध नहीं है? डू वाइल लूप।
निम्न में से कौन सा लूप पाइथन में उपलब्ध नहीं है? डू व्हाइल लूप पाइथन में उपलब्ध नहीं है, फॉर लूप, व्हाइल लूप उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा वैलिड पाइथन इफ स्टेटमेंट है? इफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इफ स्टेटमेंट में अल्टरनेटिव कंडीशन को जोड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? ELIF का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम में स्टेटमेंट के एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करता है। पाइथन में एक लूप का दूसरे के अंदर उपयोग किसके द्वारा होगा? नेस्टेड के द्वारा। स्टेटमेंट नल ऑपरेशन है पास। कंटिन्यू स्टेटमेंट को उपयोग किया जाता है व्हाइल लूप और फॉर लूप से। ठीक है, ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। अपनी तैयारी को बेहतर रखना। इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके फ्यूचर करियर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखना। फंक्शन के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? DEF, डिफाइन फंक्शन, जो हमने पहले देख लिया। निम्न में से कौन डॉ स्ट्रिंग की एक विशेषता है? डॉक्यूमेंट को पाइथन मॉड्यूल फंक्शन, क्लास और मेथड के साथ ऐड करने का एक सुविधाजनक तरीका है। सभी फंक्शन में एक डॉक स्ट्रिंग होना चाहिए। डॉक स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर डॉक अंडरस्कोर एट्रीब्यूट द्वारा सक्सेस किया जाता है। इनमें से कौन सी परिभाषा एक मॉड्यूल का सही वर्णन करती है? एक प्रोग्राम में शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट कार्यक्षमता का डिज़ाइन और कार्यान्वयन करना। निम्न में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है? प्रोग्राम के आकार को कम करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। करंट कॉलिंग मॉड्यूल में किस मॉड्यूल के सभी नामों को इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट है? इंपोर्ट। ये जो स्टेटमेंट है इसके द्वारा मॉड्यूल से प्रदर्शित क्या किया जाएगा? डॉक स्ट्रिंग किया जाता है। एक पाइथन मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होगा? .py, जो सबसे पहले देखा। पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं इनबिल्ट और यूज़र डिफाइन। ये हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप हाल ही में ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों में से किसको दबाया जा सकता है? देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर समाप्त करना है तो हम ESC एस्केप कुंजी अथवा हाइपन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि यहाँ पर साउंड और जो चलचित्र है, एनिमेशन है, उनको नहीं डाल सकते, जबकि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? देखो, पावर पॉइंट में यहाँ पर प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए Ctrl+O का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, MS ऑफिस पावर पॉइंट 2007 के मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? देखो, मैक्रो का M है ना, तो M कहाँ पर है? देखो, .ppt ये प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है और मैक्रो कहाँ है तो M लग जाएगा, .pptm। MS वर्ड पावर पॉइंट में एक टेबल के अगले सेल में जाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है? देखो, जैसे कि ये सेल है, इस सेल से नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप यहाँ पर टेप का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और अगर आपको बोले कि निचले सेल में जाना है तो यहाँ पर निचले सेल में जाने के लिए आपको इंटर बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोथ आर डिफरेंट थिंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने पावर पॉइंट नहीं भी पढ़ा होगा तो इतने MCQ से आपका पर्टिकुलर टॉपिक पूरी तरह से मैं रेडी कर दूंगा। उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको PDF के माध्यम से दे सकता हूँ। आप मिनिमम कॉस्ट से आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 10 क्वेश्चन है तो मैं आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो आप ले सकते हैं। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो मैं बता दूं हमारे पास मल्टीपल बुक्स का कलेक्शन है। कई सारी बुक्स के कंटेंट को रेडी करके हम ये चीज़ कवर कर रहे हैं।
MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी क्या है? देखो, अगर स्लाइड शो प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से चलाने के लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम जैसे कि पॉज कर दिया हमने प्रेजेंटेशन और फिर स्टार्ट करें, तो समझो कि जिस स्लाइड से हमने पॉज किया है वहीं से आगे बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों कुंजी में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो ध्यान रखना। F5 शुरू से चलाने के लिए और ये वर्तमान स्लाइड से आगे बढ़ने के लिए। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित क्रमिक युग्म क्या है? अब देखो, का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से के लिए होता है। देखो, नोट्स का प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा एक वेब मास्टर व्यू विकल्प नहीं है पूछा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नोट मास्टर है, स्लाइड मास्टर है और हैंडआउट मास्टर है। याद रखना, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर और हैंडआउट मास्टर है, आउटलाइन मास्टर नहीं है। ठीक है, आउटलाइन मास्टर इज करेक्ट आंसर। MS पावर पॉइंट में हम किस कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं तथा कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड चला सकते हैं? अभी हमने देखा कि F5 से स्टार्टिंग से और शिफ्ट प्लस F5 से जहाँ से हमें चलाना है, जहाँ हम रुके हैं वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए, मतलब 20 से आगे बढ़ाने के लिए शिफ्ट F5 और F5 का इस्तेमाल स्टार्टिंग से चलाने के लिए। पावर पॉइंट स्लाइड का उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रस्तुति देते समय निम्न में से कौन सा बहुत उपयोगी होता है? प्रोजेक्टर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। देखो, यहाँ पर भी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। नई स्लाइड के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे और नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N, जैसे कि N का मतलब होता है नया, न्यू। तो हम ऐसा समझो कि नया पूरा फ्रेश PPT बनाने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करेंगे, और उसी प्रेजेंटेशन में कोई नई छोटी सी स्लाइड ऐड करना होगा तो M का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको इस बात को थोड़ा क्लियर रखना है। देखो, Ctrl+M का इस्तेमाल नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, Ctrl+N का इस्तेमाल नया PPT बनाने के लिए, Ctrl+S का इस्तेमाल अपनी PPT प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, और Ctrl+Shift के साथ N अगर दबाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक्टिव प्रेजेंटेशन डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। मतलब हमने कोई प्रेजेंटेशन फाइल बनाई और हमें लगता है कि हमें कोई यही फाइल एक और रख लेनी चाहिए कि कहीं डिलीट ना हो, तो आप Ctrl+Shift के साथ N दबा दो, आप जिस वर्तमान स्थिति में उस प्रेजेंटेशन पर है उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय खर्च न करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? तो वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ठीक है, अभी ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है देख लीजिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड के द्वारा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। विजार्ड विभिन्न कंटेंट गाइड के साथ कई स्लाइड ऑटोमेटिक प्रदान करता है, मतलब कि ये खुद से एक नया एनिमेशन, ट्रांजिशन और स्लाइड्स प्रोवाइड कर देगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MS पावर पॉइंट 97 2010 इसका एक्सटेंशन क्या होगा? MS पावर पॉइंट 97 2003 का एक्सटेंशन क्या होगा? मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन क्या रहा 2003 तक? तो देखो .ppt ही रहा है, लेकिन 2007 से यहाँ पर एक्सटेंशन .pptx हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2007 से पहले तक जितने भी प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन रहे हैं वह .ppt रहा है। उससे 2007 के बाद यहाँ पर .pptx हो गया है और आज तक .pptx ही एक्सटेंशन चल रहा है। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? देखो, नई स्लाइड के लिए Ctrl+M हमने पहले ही देख लिया नई स्लाइड के लिए, और यहाँ नया प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N, Ctrl+O ओपन करने के लिए, और Ctrl+Insert सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्लाइड को कॉपी करने के लिए। देखो, Ctrl+Insert का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और स्लाइड को कॉपी करने के लिए, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि Ctrl+Shift+N से हम फाइल को डुप्लीकेट बना लेते हैं पूरी फाइल को, लेकिन यहाँ सिर्फ Ctrl+Enter से सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे पूरी की पूरी स्लाइड एक साथ हो रही थी डुप्लीकेट, और यहाँ पर
जो आप सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या स्लाइड उसी को कॉपी करेगा। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx। हमने देखा 2007 के बाद जितने भी एक्सटेंशन है पीपीटी के वो .pptx में कन्वर्ट हो गए थे। इससे पहले .ppt ही रहेगा। स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से कौन सा हो सकता है? स्लाइड ट्रांजिशन होता है। देखो, जब दो स्लाइड रहती है, दो स्लाइड के बीच में जो यहाँ पर अट्रैक्टिव प्रोसेस होती है वहाँ पर इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। और जो अगर हमारी कोई स्लाइड रहेगी उस स्लाइड में कोई एनिमेशन वगैरह आए हैं उसको एनिमेशन ही कहा जाता है। जैसे कोई चलचित्र वगैरह आए, कोई डिज़ाइन है, उसको देखो स्लाइड के अंदर होता है उसको एनिमेशन, और दोनों स्लाइड के बीच में अगर कोई प्रोसेस होती है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। ये दोनों चीज़ आप दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। स्मार्ट आर्ट उपलब्ध ग्राफिक्स की रेंज को संदर्भित करता है जिसका उपयोग स्लाइड में डायग्राम बनाने के लिए किया जाता है। इंसर्ट टैब के इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में पाया जाता है। यह टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आकर्षक चित्र बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में क्या उपयोगी है? स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला। पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेनू में पाई जाएगी? व्यू मेनू में पाई जाती है, व्यू मेनू में, ठीक है, जिसको शॉर्ट कटिंग कहा जाता है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? स्लाइड शो का इस्तेमाल करेंगे। स्लाइड शो के प्रारंभ के लिए स्लाइड शो टैब में स्लाइड यहाँ पर स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे हम। इसमें से कौन सा गलत है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प को रिव्यू टैब में देखते हैं। गलत, ये अभी हमने देखा कि ये व्यू में होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रस्तुति जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब में जाकर मीडिया ग्रुप और ऑडियो पर क्लिक करेंगे। जो सही बात कह रहा है, यहाँ पर सही 2 है और गलत 1 है। गलत पूछा गया तो केवल एक ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो यहाँ नॉर्मल व्यू क्या होता है? यह प्रेजेंटेशन का वो व्यू है जिसमें आमतौर पर प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं तथा देख सकते हैं। इस व्यू में प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे? टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है? इसके द्वारा बनी हुई स्लाइड्स को छोटे कणों में देखा जा सकता है। इसमें स्लाइड शो का टाइम तथा सीक्वेंस नंबर भी प्रदर्शित होता है। रीडिंग व्यू क्या होता है? प्रेजेंटेशन को रीडिंग मोड पर खोलकर आसानी से पढ़ सकते हैं। आउटलाइन व्यू क्या होता है? पावर पॉइंट में आउटलाइन व्यू प्रेजेंटेशन को प्रत्येक स्लाइड के शीर्षक और मुख्य पाठ से बनी आउटलाइन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और Ctrl+D दबाने पर क्या होगा? स्लाइड का डुप्लिकेट बनेगा, ठीक है। Ctrl+D से स्लाइड का डुप्लिकेट बनता है। याद रखना, जिस स्लाइड पर आप वर्क पर हो, जिस स्लाइड पर आप कह सकते हैं जिस समय कार्य प्रगति पर है, उस स्लाइड का डुप्लिकेट Ctrl+D दबाने से हो जाएगा। देखो, MS विंडो में MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, इनको आप बड़ी शांति से पढ़ना। और साथ ही साथ और टॉपिक है जैसे कि प्रोग्रामिंग वाले जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, ठीक है, इन चीज़ों को भी आप बड़ी शांति से पढ़ना, हड़बड़ाहट मत करना, क्योंकि ये आपके लिए नए टॉपिक हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन कवर करने की कोशिश मत करना। जितना पढ़ रहे हो उतना सही का सही पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको आज नहीं तो कल भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ हम अपनी काउंटिंग कर रहे हैं। हमें नॉलेज भी तो गेन होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा जाता है। क्या ये सही है? आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुति वीडियो में जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप और वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब मेरे को तो लगता है कि ये बिल्कुल सही है, इन्होंने प्रोसेस बिल्कुल सही बताई, लेकिन स्लाइड मास्टर ये वाला ऑप्शन व्यू टैब में होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है क्योंकि उसने यहाँ पर सही पूछा है और यहाँ पर उसने गलत पूछा था। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2019 में आया और ये भी आया, सेम क्वेश्चन था जिसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इस सीरीज़ में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं देखेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। आई होप आपने अपनी तैयारी को बेहतर कर लिया होगा
और ये वो टॉपिक है जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। आप अपने लैपटॉप या पीसी से थोड़ा सा इसको वर्क कर कर चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम टू की वैल्यू क्या है? तो याद रखना, पावर पॉइंट और एक्सेल में 400 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करें तो 10% और नॉर्मल 100%। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एम एस वर्ड है ना, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड जिसमें 500% जूम होता है और मिनिमम 10%, और सब में यहाँ पर नॉर्मल 100% तीनों में कंप्लीट है। ध्यान ये रखना है कि एम एस वर्ड में मैक्सिमम 500 होता है, बाकी सभी में 400। ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाएं विकल्प का चयन करें तो क्या होगा? स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है। ये आप कहाँ जाओगे? स्लाइड शो में जाओगे, सेटअप ग्रुप में जाकर हाइड पर क्लिक कर दोगे तो फलस्वरूप आपको सिलेक्टेड स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं दिखेगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? तो टूल्स नहीं है, बाकी सब वैध है, मतलब सब पाए जाते हैं। टूल्स नहीं होता है, ये उसमें होता है एम एस एक्सेल वगैरह में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में विभिन्न प्रेजेंटेशन व्यू विकल्पों को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू आइटम उपयोग किया जाएगा? व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, जो व्यू है ये स्लाइड के प्रेजेंटेशन में 5 प्रकार से होते हैं: नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू और रीडिंग व्यू। ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा भी होते हैं। तो स्लाइड जो है पावर पॉइंट में, इसमें मास्टर व्यू 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप है। अब लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप मतलब कि आयताकार आकृति। एम एस पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है और एम एस वर्ड में यहाँ पर इस प्रकार से पोर्ट्रेट होता है, मतलब कि लंबाई में बड़ा। एम एस वर्ड और एक्सेल में और पीपीटी में इस प्रकार से। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। अरे नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वहाँ पर लैंडस्केप होता है। पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। बिल्कुल ऊपरी भाग में डाली जा सकती है और निचले के भाग में भी डाला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों की पहचान करें। पहली स्लाइड के प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। क्या ये सही बात है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाएं। बिल्कुल सही बात है, और आप जीत गए 1 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल मतलब कंपोनेंट नहीं है? मेल मर्ज नहीं है। यहाँ मेल का क्या काम है? यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड बन रही है, ये मेल तो सब उधर आएगा, एम एस वर्ड वगैरह में होगा। पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। क्या? टाइटल ही तो बताएगा कि प्रेजेंटेशन किससे संबंध है। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? स्लाइड मास्टर उपलब्ध नहीं है। अभी हमने देखा तो कि प्रेजेंटेशन के लिए 5 प्रकार के, और उसके लिए जब प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्लाइड होता है प्रेजेंटेशन में, तब यहाँ पर कौन कौन से विकल्प होते हैं। निम्न में से कौन किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं है? देखो, स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनि जैसी कई विशेष प्रभावों का उपयोग नहीं करना चाहिए, फालतू का डिस्टर्बेंस है। जबकि हमें प्रत्येक स्क्रीन पर शब्दों की संख्या को सरल और सीमित रखना है, क्योंकि छोटा नोट्स रहेगा तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा इफेक्टिव बनता है। फ़ॉन्ट, रंग, बैकग्राउंड जैसे एलिमेंट के उपयोग में एकरूपता रखना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी तितर बितर का यूज़ कर रहे हैं, सही बात कही है। चौथा है टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हेडिंग है, क्या पॉइंट है, कौन से सब पॉइंट है, किसे हमें हाईलाइट करना है, किसे लो लाइट में रखना है। ठीक है,
इससे बिना बोले ही कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट नज़र आता है, सामने वाला थोड़ा अच्छे से समझ जाता है और लिसनर भी अच्छा होता है। निम्न में से कौन सा कथन एक स्लाइड में टेक्स्ट इंसर्ट करने के संदर्भ में गलत है? एक टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट टाइप वाले टेक्स्ट हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। हम अपने अकॉर्डिंग इसको बदल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है, जी हाँ। वर्गों, वृत्तों, कॉलआउट, बलून्स और ब्लॉक ऐसे जैसे आकृतियों में टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट साइज़ बदला जा सकता है, हाँ बदला जा सकता है, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन में खूबसूरती रंग रूप बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है? पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको तालिका, चित्र, आकृतियाँ और नई स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करती है? इंसर्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट स्मृति के चयन स्लाइड ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है, सही। स्लाइड मास्टर, स्लाइड शॉटर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टेप में होता है, बिल्कुल सही बात है, 1,00,000%। इसको हमने 3 बार अभी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? मतलब सही नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। सभी स्लाइड्स को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता न हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ पर जिसे हमें अगर प्रिंट नहीं करना, उस वाले नंबर को आप हटा दो, या फिर जिसको हमें प्रिंट करना है वो सारे नंबर आप सिलेक्ट कर कर Ctrl+ यहाँ पर P कर दो, जो प्रिंट की शॉर्टकट की है। एक से अधिक सेट प्रिंट करने के दौरान स्लाइड क्रमवार लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। एक पेज पर प्रिंट किए जाने वाले स्लाइड की संख्या चुनी जा सकती है, बिल्कुल चुनी जा सकती है। नोट लिखने के लिए स्लाइड को खाली स्थान के साथ प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2007 के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 की मतों का सूची 2 की मतों से सही मिलान दिखाता है? देखो, कलर की बात करिए तो हम कलर से ग्रे स्केल को मिला सकते हैं। फ़ॉन्ट की बात करिए तो फ़ॉन्ट ऑफिस क्लास इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर इफ़ेक्ट की बात करें तब हम क्या करेंगे? इफ़ेक्ट यहाँ पर एस्पेक्ट से कवर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड हैंडआउट के डिज़ाइन व लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से कौन सा व्यू का इस्तेमाल किया जाएगा? हैंडआउट डिज़ाइन बोला तो हैंडआउट मास्टर का इस्तेमाल करो आप। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में आप किसका उपयोग करके एक आकृति या एक लोगो संबंधित कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में आप किसका उपयोग करके एक आकृति या एक लोगो सम्मिलित कर सकते हैं, जो स्वचालित रूप से सभी स्लाइड पर लगातार दिखाई देगा? स्लाइड मास्टर का, ठीक है। आप एक बार सेट करोगे तो आपको पूरी स्लाइड मतलब पूरी PPT में वही लोगो दिखाई देगा एक पर्टिकुलर स्थान पर। स्लाइड मास्टर के द्वारा सभी स्लाइड पर समान फ़ॉन्ट और इमेज जैसे लोगों का लगाया जाना आसान है। ये परिवर्तन एक ही स्थान पर किया जा सकता है, जिसे स्लाइड मास्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में निम्न में से, देखो यहाँ पर सन कोई भी हो, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या? 2007। 2000 से 2007 के बाद जितने भी सन हैं ये सब एक ही बात है, और 2007 को छोड़कर इससे पहले जितने भी सन है वो एक ही ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि 2016 क्या है, 2010 क्या है, 2012 क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। 2007 के बाद जो भी गिनती है मतलब वो 2007 का ही वर्जन की बात कर रहा है। MS वर्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेनू के किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प की सेटिंग होती है? पैराग्राफ में होती है, पैराग्राफ में। MS पावर पॉइंट 2007 में एक्सपेक्ट, एपेक्स, सिविक आदि में निम्न में से डिज़ाइन टैब के किस थीम विकल्पों से संबंध रखता है? इफेक्ट से, ठीक है। रूलर स्लाइड के किस ओर प्रदर्शित होता है? तो रूलर साइड के ऊपर और बाएं, किधर? यहाँ ऊपर और इधर बाएं रूलर होता है। कौन सी कमांड पावर पॉइंट में बताई गई प्रस्तुति का आकार उपस्थित विंडो के आकार के अनुसार व्यवस्थित करती है? फिट टू पेज, है ना, फिट टू पेज होता है, ये याद रखना। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ का क्या अर्थ हुआ? क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट होता है, ठीक है। रेडी टू यूज़ मतलब क्लिप आर्ट। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता? देखो, HTML नहीं होता,
HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये, जिसमें कोडिंग लिखी जाती है और जो वेब सर्वर पर ही इसका रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, ये है ना, आप ये समझ सकते हैं कि HTML में जो प्रोग्राम बनते हैं ना वो HTML कोडिंग में होता है। JPG, GIF और व्यू ऑडियो और ये सारी इमेज के एक्सटेंशन है। देखो एक्सटेंशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप जब भी इस प्लेलिस्ट या इस वीडियो इस तरह के जो क्वेश्चंस देखें यहाँ, तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे आप, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी कमज़ोरियों का पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी क्वेश्चन लगा दिया और हो गया काम, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। आपके MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा कमांड आपको प्रथम स्लाइड पर ले जाता है? Ctrl+M ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और Ctrl+N सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर ले जाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट 2007 में स्पीकर कमेंट डालने के लिए कौन से व्यू का इस्तेमाल करेंगे? नॉर्मल और नोट पेज व्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट में इलिप्स मोशन एक पूर्ण निर्धारित है, एनिमेशन स्कीम है। ठीक है, एनिमेशन स्कीम। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति देता है? एड इफेक्ट। MS पावर पॉइंट में पेस्ट स्पेशल कमांड उपयोग में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? देखो पेस्ट स्पेशल की क्या है, याद रखना, पेस्ट स्पेशल की यहाँ पर बोला गया है, 10 बार लिख लेना, याद हो जाएगी। MS पावर पॉइंट में पेस्ट स्पेशल कमांड कौन सी है? Alt+E+S, Alt+E+S इसका इस्तेमाल किया जाता है MS पावर पॉइंट में पेस्ट स्पेशल की के लिए। जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब क्या होंगे? स्लाइड्स और आउटलाइन रहती है, जो आप अगर ध्यान हो तो आपको, जैसे ये आपका PPT प्रेजेंटेशन इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं जो आपको स्लाइड्स बताते हैं, इस प्रकार से पैक रहता है, यहाँ पर आपका लिखने का रहता है। ठीक है, तो इन्हीं को ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार का टैब बना होता है। स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं क्या कहलाएंगे? प्लेस होल्डर कहा जाता है। स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं प्लेस होल्डर कहा जाता है। याद रखना, प्लेस होल्डर कहा जाता है। ट्रांजिशन इफेक्ट किसके लिए लागू होते हैं? ये स्लाइड के लिए लागू होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के लिए लागू होते हैं। दो स्लाइडों के बीच में जो जादू होता है वो ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। MS पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये व्यू टैब में पाया जाता है। व्यू टैब में देखिए, ये जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, सारी एग्ज़ाम का कलेक्शन है। आप इस सीरीज़ को घोट लेना, इसके अलावा कुछ ना पढ़ो तो भी चल जाएगा। एक प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर टाइप कैसे सेट कर सकते हैं? स्लाइड शो पे जाओ और आप कस्टम एनिमेशन में क्लिक कर दो। ठीक, जो सुविधा के लिए स्लाइड से बाहर निकलता है और एक अन्य में प्रवेश करता है, इसके बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए क्या प्रयोग होगा? स्लाइड ट्रांजिशन। सही बात बोली है, जो हमने अभी 3 बार कवर कर ली। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने में किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम व्यू में जाएंगे और स्लाइड शॉर्टर कर लेंगे, जो हमको यहाँ पर स्लाइड को एक साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, एक ही स्क्रीन पर सारी स्लाइडें दिख जाएगी हमें। प्रस्तुतिकरण मतलब कि प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड विषय पर परिचय देती है, और प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन का टोन सेट करती है, क्या कहलाएगी? स्लाइड टाइटल कहलाती है, जिससे हमें ये पता चलेगा इसका क्या सब्जेक्ट है जो हम प्रोसेस कर रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का टाइप कैसे सेट करेंगे? जो स्लाइड शो में जाएंगे और कस्टम एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे। एक प्रेजेंटेशन में स्पीकर कमेंट डालने के लिए कौन से व्यू का प्रयोग किया जाएगा? हम नोट पेज व्यू में जाएंगे, नोट पेज व्यू में। ठीक है, MS पावर पॉइंट में Shift+F5 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल कब होता है? वर्तमान स्लाइड से स्लाइड प्रदर्शन चालू करने के लिए। ठीक है, स्लाइड शो को दबाने से रोका जा सकता है। एस्केप की सबसे पहले देखा था। किसके प्रयोग से हम MS पावर पॉइंट की एकाधिक स्लाइड को एक ही पृष्ठ पर मुद्रित कर सकते हैं? हैंडआउट। MS पावर पॉइंट 2007 में सभी खुली हुई प्रोग्राम विंडो को स्क्रीन पर अलग या अगल बगल व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त कर सकते हैं।
विंडो में अरेंज ऑल में चले जाओ, आप अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड का सरलता से पुनर्विन्यास करने के लिए हम व्यू टैब के अंतर्गत उपलब्ध किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? हम स्लाइड शॉर्टर का इस्तेमाल करेंगे। स्लाइड शॉर्टर का पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है क्या कहलाएगा? रूपरेखा व्यू कहलाता है। ठीक है, हम वहाँ पर रूपरेखा बनाते हैं ना, तो वहाँ पर टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा हेडिंग है, कौन सा मिनी हेडिंग और कौन सा सब हेडिंग है और कौन से पॉइंट्स है, सब यहाँ पर डिक्लेयर होता है। MS पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने के लिए Ctrl+G, मतलब कि ग्रुप बनाने के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ऐसा भी दिमाग लगा लेना अगर हम कहीं कन्फ्यूज़न में हैं या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। MS पावर पॉइंट में तैयार किए गए फ़ॉन्ट रंग के ग्राफिक्स प्रभाव का चयन करके आपको एक नई प्रस्तुति बनाने की सुविधा क्या कहलाएगी? डिज़ाइन टेम्पलेट कहलाता है। डिज़ाइन टेम्पलेट, ठीक है, डिज़ाइन टेम्पलेट। पावर पॉइंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि कौन रखता है? तो ये रखता है यहाँ पर स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स रखता है। MS पावर पॉइंट में मैक्रो चलाने, बनाने और हटाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? Alt+F8 होगा। Alt+F8। MS पावर पॉइंट 2007 में Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में किसका इस्तेमाल करता है? टेक्स्ट रिप्लेसमेंट करता है। MS पावर पॉइंट 2007 में टैब के अंतर्गत कमेंट्स समूह में उपलब्ध न्यू कमेंट विकल्प को प्रयुक्त कर किसी सिलेक्ट के लिए कमेंट जोड़ा जा सकता है रिव्यू टैब में। स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन करता है? हैंडआउट करता है। हैंडआउट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रिंट आउट को हैंडआउट कहते हैं, अर्थात यह स्लाइड की प्रिंटेड फॉर्म होती है। इसमें स्लाइड के कंटेंट, कंपनी का नाम, प्रेजेंटेशन डेट, स्पीकर का नाम इत्यादि उपस्थित होते हैं। हैंडआउट के अंतर्गत प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के छोटे छोटे रूप में एक पेज 1 2 3 4 6 9 की संख्या में प्रिंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन में त्वरित एनिमेशन जोड़ने, इंटरैक्टिव प्रस्तुति बनाने में कौन सा बटन सहायता करता है? एक्शन बटन सहायता करता है। MS पावर पॉइंट 2007 में बटन क्लिक करने से वर्तमान विंडो के विभिन्न भागों को अलग करने वाले रिपल्सर को MS पावर पॉइंट 2007 में बटन क्लिक करने से वर्तमान विंडो के विभिन्न भागों को अलग करने वाले स्प्लिटर्स को चलाने के लिए हम एरो कुंजियाँ प्रयुक्त कर सकते हैं, मूव स्प्लिट्स। कौन सा पावर पॉइंट में व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी बनाता है? स्लाइड शॉर्टर। प्रेजेंटेशन में त्वरित एनिमेशन जोड़ने, इंटरैक्टिव प्रस्तुति बनाने में कौन सी बटन उपयोगी है? एक्शन बटन। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। कौन सी पावर पॉइंट विशेषता उपयोगकर्ता को बहुत अधिक समय खर्च किए बिना एक साधारण प्रस्तुति बनाने की अनुमति देता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड कहलाता है। कौन सा टूल उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देगा? स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट होम टैब के स्लाइड ग्रुप में स्थित होता है। इसके माध्यम से स्लाइड के लेआउट को बदला जा सकता है, जैसे कि टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन टाइटल, ओनली ब्लैंक कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर एंड कैप्शन इत्यादि। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का इस्तेमाल करेंगे? एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाएगा? एनिमेशन मेनू का इस्तेमाल किया जाएगा। एनिमेशन टैब का उपयोग पावर पॉइंट स्लाइड में एनिमेशन सेट करने के लिए होता है। इस कमांड के द्वारा स्लाइड में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे कि टाइटल, टेक्स्ट, क्लिप, आर्ट इत्यादि अलग अलग एनिमेशन जैसे अपीयर, फेड, फ्लाई इन इत्यादि सेट कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्यों प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार देख लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे। पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति देने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेन्स होते हैं? यहाँ पर 5 पेन्स होते हैं। कौन सा टेम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइड
में सामान्य डिज़ाइन एलिमेंट को निर्दिष्ट करता है? मास्टर टेम्पलेट। देखिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो रोक कर आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। पावर पॉइंट में कौन सा डायलॉग बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड ट्रांजिशन। पूर्व निर्धारित शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल होगा? डिज़ाइन का इस्तेमाल करें। डिज़ाइन टैब से संबंधित सभी कमांड्स की फॉर्मेटिंग जैसे कि पेज की सेटिंग से संबंधित कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं। पेज सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन, थीम्स, स्टाइल, कवर, फॉन्ट बदलना आदि का काम होता है। पावर पॉइंट में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? हम शुरू से जानते हैं थिसॉरस के लिए Shift+F7 का इस्तेमाल करते हैं और ग्रामेटिकल एरर देखने के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब मेरे को ये सर्च करके बताना कि जब रेड लाइन आ जाए तब उसका क्या मतलब है, और अगर ग्रीन लाइन आ जाए तो उसका क्या मतलब है, और ब्लू लाइन आ जाए तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखना और हो सके तो कमेंट ज़रूर करना ताकि दूसरे बच्चे समझ सके कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? हम यहाँ पर ऑटो कंटेंट विजार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन हमने देख लिया भैया, ऑप्शन बी होता है। स्लाइड से संबंधित संकेत इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? नोट्स मास्टर का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा विकल्प डायलॉग बॉक्स के माध्यम से बिल्ट इन डिज़ाइन प्रदान करता है? टेम्पलेट। टेम्पलेट में है ना ब्लूप्रिंट बना होता है, एक पैटर्न बना होता है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट में लेआउट, कलर्स, फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड, स्टाइल इत्यादि होते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुति को रन करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे? F5 का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? हम Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे। वर्तमान स्लाइड से पहले स्लाइड तक सभी स्टाइल का चयन करने के लिए की के किस संयोजन का इस्तेमाल करेंगे? संपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर स्लाइड चयन कर रहे हैं तो हम Shift+Home का इस्तेमाल करेंगे। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए Shift+Home का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, आप वर्तमान में जिस भी स्लाइड से है उस स्लाइड से पहली स्लाइड तक स्लाइड का चयन करना है, सिलेक्ट करना है तो Shift+Home चले जाएंगे तो ऊपर तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। पावर पॉइंट में छिपी हुई स्लाइड को कौन सा व्यू छुपाएगा? यहाँ पर रीडिंग व्यू छुपाता है। इस व्यू में स्लाइड को फुल स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। इसमें स्लाइड को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि स्लाइड को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस व्यू के द्वारा हिडन स्लाइड को प्रेजेंटेशन में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? हम कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन रह गए हैं। पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है, Ctrl+M, नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ठीक है, और नया PPT बनाने के लिए Ctrl+M। 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना और हमेशा 2 बार ही पढ़ना जैसे मैंने अभी पढ़ा। पावर पॉइंट में कौन सा धारक या होल्डर टेक्स्ट, शीर्षक और चित्र बनाएगा? प्लेस होल्डर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्न में से कौन सा एक इफेक्ट ऑप्शन है? डायमंड। याद रखना, डायमंड नया वर्ड है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्न में से डायमंड एक इफेक्ट ऑप्शन है। स्लाइड शो के दौरान लेज़र पॉइंट प्रदर्शित करने के लिए की के किस संयोजन का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ लेफ्ट माउस बटन का इस्तेमाल होगा, तब जाकर हमें यहाँ पर लेज़र पॉइंट प्रदर्शित करने के लिए हमें यहाँ पर संयोजन देगा, ये वाला की पॉइंट। निम्न में से कौन सा मेनू आपको एनिमेशन, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे विकल्प प्रदान करेगा? फॉर्मेट मेन्यू। क्लिप आर्ट डिलीवर करता है। क्लिप आर्ट रेडीमेड आकृति और रेडीमेड इमेज हमको डिलीवर करता है। ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है कैल्क। कैल्क एक ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। फ्लो चार्ट एवं लोगो बनाने के लिए ओपन ऑफिस में प्रोग्राम क्या है? ड्रॉ। ओपन ऑफिस का प्रोग्राम बेस क्या काम आता है? ये डाटाबेस में काम आता है। पावर पॉइंट इसमें से क्या है? पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। फिर से ये क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मेनू आपको एनिमेशन, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे विकल्प प्रदान करता है? स्लाइड शो मेनू।
क्लिप आर्ट डिलीवर क्या करता है? रेडीमेड इमेज आकृति। स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? हम पेज अप पर जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे तो हमको पिछली प्रेजेंटेशन की जो पीपीटी है वो दिखेगी, और पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट वाली दिखेगी। इस प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को प्रिंट को क्या कहा जाएगा? इस प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाएगा? हैंडआउट कहेंगे, है ना। हैंडआउट, प्रिंट को हैंडआउट कहा जाता है। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पर एस्केप कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मरीन कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी कुंजियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पावर पॉइंट इनमें से प्रेजेंटेशन है भैया। ओपन ऑफिस में टेक्स्ट किस बॉक्स द्वारा इंगित किया जाएगा? ऑप्शन ए के द्वारा इंगित किया जाएगा। ओपन ऑफिस में टेक्स्ट स्लाइड को डिलीट करने का आसान तरीका क्या है? इसमें से आसान तरीका क्या है? एडिट में जाकर डिलीट स्लाइड को कर सकते हैं। स्लाइड को सिलेक्ट करें और डिलीट की दबा दो तो आपका यहाँ पर स्लाइड डिलीट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडिट मेन्यू किस बार में होता है? मेन्यू बार में होता है। इस व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू कहा जाएगा। ओपन ऑफिस में नई स्लाइड जोड़ने का आसान तरीका क्या है? इंसर्ट में जाओ और स्लाइड पर क्लिक कर दो। टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक कर दो। ये दोनों तरीके से आप स्लाइड को जोड़ सकते हैं, नई स्लाइड को। ओपन ऑफिस का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है कैल्क। याद रखना, ओपन ऑफिस का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कैल्क कहलाता है। ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर एवं टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कौन सा है? राइटर। याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर एवं टेक्स्ट एडिटर राइटर कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडिट मेन्यू किस बार में होगा? मेन्यू बार में होगा। पावर पॉइंट में पहले से उपस्थित प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए आप डायरेक्ट Ctrl+O ओपन कर लोगे। पावर पॉइंट में Ctrl+Z कमांड का क्या कार्य है? ये अंडो करता है, ठीक है। पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था F7 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और थिसॉरस के लिए Shift+F7 का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो रन करने के क्या कुंजी का इस्तेमाल करोगे? आप यहाँ पर स्लाइड शो रन करने के लिए F5 का इस्तेमाल करोगे। देखो, इस वीडियो में हमने 122 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, ठीक। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इतने बाहर कोई भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत होते हैं ये क्वेश्चन। आप ज़रूर इस सीरीज़ को देखना और आपको लाभ होना ही होना है। ऑल द बेस्ट।